हेलो एनीमे लवर्स, स्वागत है आपका वाइपर एनीमे एक्सप्लेन्ड चैनल पर। और आज हम देखेंगे अटैक ऑन टाइटन के आखिरी एपिसोड को, जो कि सीजन 4 का 30वां एपिसोड है और ओवरऑल एओटी का ये 89th एपिसोड है। मैंने इस चैनल की शुरुआत ही अटैक ऑन टाइटन एक्सप्लेन करने से की थी। अगर आपने इसके पिछले वीडियोस को अब तक नहीं देखा है तो उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए अब खत्म करते हैं इस कहानी को इस आखिरी एपिसोड के साथ। दोस्तों, आखिरी एपिसोड को भी 3 पार्ट्स में बांटा गया है। तो अब तक हमने देखा था कि एरन ने रंबलिंग करके पूरे मार्ली को तबाह कर दिया था। कुछ बचे कुचे लोग अपनी जान बचाकर फोर्ट साल्वा पर गए थे, लेकिन एरन रंबलिंग के साथ यहाँ भी पहुंच जाता है। बची हुई मार्ली सेना एरन के ऊपर बमबारी भी करती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। लोगों की सारी उम्मीद टूट चुकी थी और तभी एक बच्ची को आसमान में एक फ्लाइंग बोट दिखाई देती है। स्काउट्स अपने प्लेन में यहाँ तक पहुंच गए थे। ओनेगापोन सबसे कहता है कि उन्हें अभी प्लेन से कूदना होगा क्योंकि उसका फ्यूल खत्म हो गया था। सभी के कूदने के बाद वो उसकी इमरजेंसी लैंडिंग कर लेगा। तभी उन्हें फाउंडिंग टाइटन के ऊपर बीस्ट टाइटन दिखाई देता है, जो कि इन पर पत्थर फेंकने लगता है। दोस्तों, असल में ये सिर्फ बीस्ट टाइटन का एक कॉपी है जो एरन ने बनाया था और जीक इसके अंदर नहीं है। आर्मिन सभी को ऑर्डर देता है कि उनका टारगेट जीक है, क्योंकि उसे मारने के बाद रंबलिंग रुक जाएगी और फिर ये लोग एरन को जिंदा पकड़ लेंगे। ओनेगापोन प्लेन को बीस्ट टाइटन के पास ही ले जाता है और फिर सभी स्काउट्स उसमें से कूदकर फाउंडिंग टाइटन के ऊपर आ जाते हैं। राइनर भी कूदते ही आर्मर्ड टाइटन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और सीधा बीस्ट टाइटन पर अटैक कर देता है। पीक भी कार्ड टाइटन में ट्रांसफॉर्म हो गई थी और उसके पास वो डायनामाइट्स भी थे जो कि उन्हें प्लेन में मिले थे। फोर्ट के सोल्जर्स दूरबीन से देखते हैं कि पैराडिस आइलैंड के लोग रंबलिंग को रोकने आए थे। बाकी लोग भी आर्मर्ड और कार्ड टाइटन को देख खुश हो जाते हैं। वहीं ओनेगापोन भी फोर्ट पर ही क्रैश लैंडिंग करता है। एल्डियंस उसे प्लेन से बाहर निकालते हैं और एनी के फादर उससे अपनी बेटी के बारे में भी पूछते हैं, लेकिन ओनेगापोन बेहोश हो गया था। इसके बाद हमें ईमिर का एक सीन दिखाया जाता है जिसमें हमें पता चलता है कि वो ईमिर ही थी जिसने उस दिन उस पिग को आजाद किया था, जिसके लिए उसे बाद में सजा भी मिली थी। खैर, फाउंडर ईमिर भी ये सारा बैटल देख रही थी। इन लोगों को पता चलता है कि जिसे वो बीस्ट टाइटन समझ रहे हैं वो बस एक पुतला है और उसमें तो जीक है ही नहीं, यानी कि जीक इस विशाल काय फाउंडिंग टाइटन में कहीं छुपा हुआ है और इतने बड़े ढांचे में उसे ढूंढना नामुमकिन है। तो उनके पास एक ही रास्ता बचता है कि आर्मिन कोलोसल टाइटन में ट्रांसफॉर्म होकर धमाके में सब कुछ उड़ा दे, तभी शायद इन्हें कहीं एरन और जीक मिल जाएं। ये प्लान मिकासा को अच्छा नहीं लगता क्योंकि इसमें एरन की मौत भी हो सकती है, पर आर्मिन उसे समझाता है कि एरन को इस अटैक के बारे में पहले ही पता होगा, तो उसे नहीं लगता कि एरन इसमें मारा जाएगा। अब सभी आर्मिन से दूर जाने लगते हैं और आर्मिन मन में सोचता है कि उसे एरन से लड़ना ही होगा, वरना कुछ भी नहीं बदलेगा। और इतने में ही एक टाइटन अपनी जीभ से आर्मिन को पकड़ लेता है और उसका मुंह भी बंद कर देता है ताकि वो खुद को काट कर ट्रांसफॉर्म ना हो सके। फिर आर्मिन को अपने मुंह में डालकर ये टाइटन यहाँ से भागने लगता है। मिकासा ये देख चिल्लाती है और सभी पीछे मुड़कर देखते हैं कि अब एरन के ऊपर ढेर सारे टाइटन्स के कॉपीज आ गए थे। इनमें 3 टाइटन्स राइनर पर हमला कर देते हैं, लेकिन मिकासा और जीन थंडर स्पीयर से उन टाइटन्स को मार देते हैं। इन्हें समझ नहीं आता है कि ये आखिर कौन से टाइटन्स हैं। कॉनी कहता है कि इनसे लड़ने में तो सारे थंडर स्पीयर्स खत्म हो जाएंगे और पता नहीं आर्मिन जिंदा है भी या नहीं। पर लिवाई उसे बताता है कि अगर आर्मिन को खरोच भी आई होती तो वो ट्रांसफॉर्म हो गया होता। इसका मतलब है कि उसे सही सलामत पकड़ा गया है। वो टाइटन आर्मिन को फाउंडिंग टाइटन के पिछले हिस्से की तरफ ले गया है। आर्मिन तक पहुंचने से पहले उन्हें इन ढेर सारे रेप्लिका टाइटन्स का सामना करना पड़ेगा जो कि उनके रास्ते में है। अगर लिवाई अपने सबसे अच्छे शेप में होता तो भी इन सब को नहीं मार पाता। तो वो मिकासा को भी थोड़ा शांत रहने को बोलता है। पीक समझ गई थी कि ये टाइटन्स और कोई नहीं बल्कि उनसे पहले जितने भी टाइटन्स शिफ्टर्स थे उनकी कॉपीज हैं। इनके अंदर अपना कोई दिमाग नहीं है और एरन ने इस टाइटन की सेना को हमें रोकने के लिए ही जिंदा किया है और वो अपनी पावर से ऐसे अनगिनत टाइटन्स बना सकता है। दोस्तों, मैं आपको एक और चीज बता दूं कि जिस टाइटन ने आर्मिन को किडनैप किया है वो भी एक बीस्ट टाइटन है। असल में बीस्ट टाइटन हमेशा मंकी नहीं होते बल्कि वो अपने होल्डर के हिसाब से किसी भी जानवर के रूप में हो सकते हैं। जीक को बचपन से मंकी पसंद था, इसीलिए
इसीलिए वो एक मंकी टाइटन है। इसी तरह एरन के ऊपर आपको अलग अलग तरह के बीस्ट टाइटन देखने को मिलेंगे जो कि ज़ीक से पहले वाले होल्डर्स हैं। खैर, अब आर्मिन का मिलना तो मुश्किल था, इसीलिए पीक खुद एरन को मारने का डिसाइड करती है। वो बाकी टाइटन्स से बचती हुई एरन के हेड तक जाती है और उसकी गर्दन पर बॉम्ब्स को लपेट देती है। फिर वो ट्रिगर दबा के धमाका करने ही वाली थी कि एक वॉर हैमर टाइटन उसे स्टैब करके हवा में लटका देता है, जिससे उसके हाथ से ट्रिगर छूट जाता है। और ये लारा टाइबर का ही वॉर हैमर था। राइनर पीक की मदद करने आता है तो पोर्को और मार्शल के जॉ टाइटन्स उस पे हमला कर देते हैं। मार्शल का जॉ टाइटन जीन को खाने ही वाला था, लेकिन लिवाई उसे बचा लेता है और सबसे कहता है कि उन्हें आर्मिन को लाना ही होगा, उसके बिना वो नहीं जीत सकते। फिर ये लोग टाइटन्स को काटना शुरू कर देते हैं। राइनर के पीछे 3 टाइटन्स पड़ जाते हैं। जीन मिकासा को थंडर स्पीयर देता है, जिनसे मिकासा उन तीनों टाइटन्स को मार गिराती है। इधर ओकापी टाइटन के अंदर आर्मिन को सांस नहीं आ रही थी। वो सोचता है कि क्या एरन उसे दम घोट कर मारने वाला है, लेकिन फिर उसे ईमिर याद आती है और वो समझ जाता है कि ये सब एरन नहीं बल्कि ईमिर कर रही है। ये टाइटन सेना ईमिर ने बनाई है इन लोगों को रोकने के लिए। मतलब ईमिर भी इंसानियत का खात्मा चाहती है और ये लोग ईमिर का तो कुछ बिगाड़ ही नहीं सकते। मतलब कि वो हार गए। आर्मिन अब हिल नहीं पा रहा था और उसे अपने सामने बेरथोल्ट दिखाई देता है जो रो रहा था। ऐसा ही सपना आर्मिन ने बेरथोल्ट की मौत वाले दिन भी देखा था। खैर, बाहर अब बेरथोल्ट का कोलोसल टाइटन भी आ जाता है। वो सीधा राइनर को उठाता है और उसकी गर्दन काट लेता है और फिर जोर से नीचे दे मारता है, जिससे बड़ी शॉक वेव निकलती है। इसमें कॉनी बेहोश होकर ढांचे से नीचे लटक जाता है और मिकासा बाकी टाइटन्स को उससे दूर रखने की कोशिश करती है। वो देखती है कि लिवाई भी अब लड़ने की हालत में नहीं था। राइनर अपने टाइटन से बाहर आ गया था, लेकिन उसे भी जीन ने पकड़ा हुआ था और उन दोनों के ही ओडियम गियर्स डैमेज हो गए थे, जिससे वो भी अब फंस गए हैं। राइनर जीन से कहता है कि उसे नीचे गिरने दे, वो एक और बार ट्रांसफॉर्म हो सकता है। पर जीन जानता था कि राइनर नीचे गिरा तो रंबलिंग में कुचल कर मारा जाएगा और उसका आर्मर्ड टाइटन भी रंबलिंग के सामने कुछ नहीं कर सकता। इन्होंने जीतने की उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन अपनी आखिरी सांस तक ये लड़ेंगे जरूर। आखिर हम स्काउट्स हैं और स्काउट्स कभी हार नहीं मानते। मिकासा देखती है कि कॉनी को एक सांप जैसा बीस्ट टाइटन खाने वाला है और वो उससे काफी दूर थी, तो लिवाई किसी तरह उस टाइटन से लड़ता है, पर वो टाइटन लिवाई की टांग को ही काट लेता है। मिकासा आकर उस टाइटन को मारती है और लिवाई नीचे गिरने लगता है, पर तभी कॉनी को होश आता है और वो लिवाई को पकड़ लेता है। सभी लोग बुरी तरह से फंस गए थे और टाइटन्स ने उन्हें खाने के लिए चारों तरफ से घेर लिया था। मिकासा अकेले ही सभी टाइटन से लड़ने के लिए तैयार थी, लेकिन तभी उसके पीछे कोई पंखों वाला टाइटन आ जाता है और ये टाइटन सभी को अपनी पीठ पर बैठाकर यहाँ से उड़ा ले जाता है। ये टाइटन कोई और नहीं बल्कि फॉल्को था, जो कि पहला उड़ने वाला टाइटन है। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बीस्ट टाइटन किसी भी तरह का एनिमल हो सकता है। अब भले ही फॉल्को जॉ टाइटन है, लेकिन वो प्योर टाइटन ज़ीक के स्पाइनल फ्लूइड की वजह से बना था और इसीलिए उसमें बीस्ट टाइटन की भी कुछ पावर्स आ गई थी और फॉल्को तो शुरू से ही उड़ने के सपने देखता था। खैर, एनी सबको बताती है कि फॉल्को के ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से कियोमी की शिप डूब गई थी और कियोमी ने ही इन्हें इसकी परमिशन दी थी ताकि ये लोग यहाँ आकर रंबलिंग को रोक सकें। राइनर को ये अच्छा नहीं लगता कि गाबी भी यहाँ आई है। मिकासा एनी को बताती है कि आर्मिन और पीक दोनों को पकड़ लिया गया है और उन्हें एनी की मदद चाहिए। लिवाई अब ग्रुप को 2 टीम्स में बांट देता है। एक ग्रुप आर्मिन को बचाने जाएगा ताकि वो एक्सप्लोजन कर सके और दूसरा ग्रुप एरन की गर्दन को धमाके से उड़ा देगा। अब एरन से बातचीत करने का समय जा चुका है। मिकासा एरन की मौत नहीं चाहती थी। कॉनी उसे याद दिलाता है कि अगर फॉल्को उड़ते हुए नहीं आया होता तो वो सभी अब तक मर चुके होते और अब तो लिवाई भी लड़ने की हालत में नहीं है। जीन को भी यही लगता है कि उन्हें एरन को मारना ही पड़ेगा, उनके पास कोई रास्ता नहीं है। ये सब सुन मिकासा दुखी हो जाती है तो एनी मिकासा से कहती है कि वो सिर्फ आर्मिन को बचाने पर ध्यान दे। इसके बाद राइनर अपने ओडियम गियर का हैंडल जीन को दे देता है और फॉल्को वापस फाउंडिंग टाइटन की तरफ ही जाने लगता है और मार्ली सोल्जर्स ये देख अपनी कैनन सेट करने लगते हैं ताकि थोड़ी ही सही लेकिन उनकी मदद कर सकें। लेकिन तभी वो अपनी तरफ कुछ रेफ्यूजीज को आते देखते हैं। उनकी स्लीव देखकर वो पहचान जाते हैं कि ये लोग एल्डियंस हैं और दोनों तरफ के लोग एक दूसरे पर गन तान देते हैं। एनी का फादर इन्हें शांत कराने की कोशिश करता है कि वो तो सिर्फ ओनियाकापोन के लिए मरहम पट्टी लेने आए हैं, लेकिन सोल्जर्स उनकी किसी बात पर भरोसा नहीं करते
दोनों ग्रुप्स में गोलीबारी होने ही वाली थी कि सेक्रेटरी मुलर यहाँ आ जाता है और हवा में अपनी बंदूक खाली कर देता है, क्योंकि वो भी शांति चाहता था। इधर जैसे ही फॉल्को एरन के करीब जाता है, उसके ऊपर ढेर सारे वॉर हैमर टाइटन्स एरोज से अटैक कर देते हैं, लेकिन फॉल्को सारे अटैक्स को डॉज कर देता है। सबसे पहले राइनर और जीन एरन की गर्दन के ऊपर उतर जाते हैं और राइनर तुरंत ही आर्मर्ड टाइटन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। फिर राइनर सभी वॉर हैमर टाइटन से लड़ने लगता है ताकि जीन का रास्ता साफ हो सके, और जीन ओडियम गियर्स से एरन की गर्दन की तरफ जाने लगता है, लेकिन पोर्को और मार्शल के जॉ टाइटन्स उसका रास्ता रोक लेते हैं। इधर पीक भी अपने टाइटन से बाहर निकलकर फिर से ट्रांसफॉर्म हो जाती है और उस वॉर हैमर टाइटन को मार देती है जिसने उसे पकड़ा हुआ था, पर तभी एक जॉ टाइटन उसकी गर्दन उड़ा देता है। पीक वापिस अपने टाइटन से बाहर आ जाती है और जीन से कहती है कि उसकी चिंता ना करे, कार्ट टाइटन की एंड्योरेंस सबसे ज्यादा होती है और एक दिन में वो 100 बार भी ट्रांसफॉर्म हो सकती है। पीक अब बार बार कार्ट टाइटन में ट्रांसफॉर्म होकर जॉ टाइटन्स को मारने लगती है ताकि जीन उस ट्रिगर तक पहुंच सके, लेकिन ये टाइटन्स कम होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। इधर फॉल्को बाकी ग्रुप को उड़ाते हुए एरन के पिछले हिस्से के ऊपर ले जाता है और यहाँ उन्हें वो ओकापी टाइटन दिख जाता है जिसने आर्मिन को खाया था। अब एनी, मिकासा और कॉनी भी यहाँ उतर जाते हैं और एनी तुरंत फीमेल टाइटन में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। गाबी और लिवाई फॉल्को पर ही रहते हैं क्योंकि गाबी तो अपनी राइफल से इन टाइटन्स का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी और लिवाई को सिर्फ अब जीक की तलाश है। पर अगर जीक उसे मिल भी गया तो पता नहीं इस हालत में वो उसे मार पाएगा कि नहीं। उसे एरविन को दिया अपना प्रॉमिस याद आता है कि वो बीस्ट टाइटन को मार देगा। आर्विन का दिया सिर्फ एक यही ऑर्डर है जो लिवाई अब तक पूरा नहीं कर सका। लिवाई ये भी सोचता है कि क्या इसी दिन के लिए उन सब ने अपनी जान दी थी। वो तो एक खुशहाल दुनिया चाहते थे जिसमें टाइटन्स का नामो निशान ना हो, और लिवाई को इस बात का बिल्कुल भी पछतावा नहीं है कि उसने उस दिन एरविन की जगह आर्मिन को बचाया था, क्योंकि आर्मिन की आंखों में उसने वही चमक देखी है जो एरविन की आंखों में थी। इधर वो ओकापी टाइटन भागते हुए वापस एरन के हेड की तरफ ही जाने लगता है तो एनी मिकासा को पकड़कर जोर से उस तरफ फेंकती है, जिससे मिकासा सुपर स्पीड से उस ओकापी के पास आ जाती है। 2 टाइटन्स को वो मार भी देती है, लेकिन मिकासा का रास्ता फिर एक आर्मर टाइटन रोक लेता है जिससे उसकी ब्लेड्स ही टूट जाती हैं। अब तक एनी यहाँ आकर उस आर्मर टाइटन को मार देती है, लेकिन वो ओकापी भागते हुए कोलोसल टाइटन के पास चला गया था और ये तीनों भी अब ढेर सारे टाइटन से घिर जाते हैं। इसके बाद हम बाकी दुनिया में चल रही रंबलिंग को भी देखते हैं। लोगों के पास भागने के लिए जगह भी नहीं बची थी क्योंकि दूसरी तरफ समुद्र था। सभी देशों का यही हाल था। कुछ लोग भाग रहे थे तो कुछ लोग भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि ये प्रलय रुक जाए, लेकिन वॉल टाइटन्स अपने पीछे राख के सिवाय कुछ नहीं छोड़ रहे थे। बड़े बड़े शहर और पहाड़ भी उनका रास्ता नहीं रोकते। समुद्र में गिर रही उस भीड़ में एक माँ भी थी जो कि वहां से नीचे गिर जाती है, लेकिन उस बच्चे को एक आदमी पकड़ लेता है और वो सभी लोग उस बच्चे को आगे सरकाते जाते हैं ताकि कम से कम उसे बचाया जा सके। पर टाइटन्स कहाँ रुकने वाले थे। इधर आर्मिन अपने शरीर को हिलने के लिए कहता है, नहीं तो उसके सारे दोस्त मारे जाएंगे और वो उनके किसी भी काम नहीं आ सकेगा। इतना कहकर आर्मिन रोने लगता है। तभी उसके हाथ में रेत आ जाती है और वो समझ जाता है कि वो मरा नहीं है बल्कि पाथ्स में है। टाइटन के अंदर होकर भी उसे बाहर का सब पता है क्योंकि सारे एल्डियंस पाथ्स के थ्रू कनेक्टेड होते हैं। आर्मिन अब सोचने लगता है कि वो यहाँ पर कैसे उनकी मदद करे। तभी पास में उसे जीक दिखाई देता है जो आराम से सैंड कैसल बना रहा था। आर्मिन जीक से बात करने जाता है और जीक समझ जाता है कि आर्मिन को भी ईमिर ने कंज्यूम कर लिया है। जीक बताता है कि बहुत समय पहले जब ब्रह्मांड में मैटर के सिवा कुछ नहीं था, तब लाइफ ने पनपना शुरू किया था और वो अब तक इसीलिए सरवाइव कर पाई है क्योंकि वो मल्टीप्लाई होती रही, नए नए रूप लेती रही और अपने वातावरण के हिसाब से खुद को ढालती रही और इसी तरह इंसान बने जिनकी लाइफ का सिर्फ एक ही मकसद है, रिप्रोड्यूस करना यानी मल्टीप्लाई होना। लेकिन मौत का डर और खात्मा इस मकसद को चुनौती देते हैं और ईमिर को भी इसका डर था, इसीलिए उसने अपने शरीर को बहुत मजबूत बनाया और एक ऐसी दुनिया में चली गई जिसमें डेथ होती ही नहीं है और इसी दुनिया को पाथ्स कहते हैं। आर्मिन जीक से पूछता है कि फिर ईमिर को उन लोगों से क्या चाहिए, लेकिन जीक भी आज तक ईमिर को नहीं समझ पाया कि इतनी पावरफुल होने के बाद भी वो राजा फ्रिट्स की गुलाम क्यों बन गई। 2000 साल के बाद भी वो उस राजा के आदेश का पालन क्यों कर रही है कि टाइटन पावर खत्म नहीं होनी चाहिए। कुछ तो ऐसा है जिसे ईमिर छोड़ नहीं पा रही। एरन ने वो समझ लिया था, इसीलिए
ईमिर ने जीक की जगह एरन का साथ दिया। आर्मिन जीक से पूछता है कि वो लोग यहाँ से रियल वर्ल्ड में कैसे जा सकते हैं, क्योंकि उसे अपने दोस्तों को बचाना है। जीक कहता है कि उसे नहीं लगता कि यहाँ से बाहर जाना पॉसिबल है, और बाहर जाना ही क्यों है, उसके दोस्तों को जीत मिले या हार, एक न एक दिन तो सबको मरना ही है। आर्मिन को तभी रेत में एक लीफ मिलती है और उसे अपना बचपन याद आता है, जब वो एरन और मिकासा उस पहाड़ी वाले पेड़ तक रेस लगाया करते थे, जिससे आर्मिन को इतनी खुशी मिलती थी कि उसे लगता था कि उसका जन्म एरन और मिकासा के साथ रेस करने के लिए ही हुआ है। जब वो साथ में मार्केट जाते थे या वो गिलहरी को दाना डालते थे, उसे उतनी ही खुशी मिलती थी। उसके लिए ये छोटे छोटे मोमेंट्स बहुत कीमती थे। लेकिन जीक को आर्मिन के हाथ में बेसबॉल दिख रही थी। आर्मिन कहता है कि भले ही ये लीफ मल्टीप्लाई ना हो सके, लेकिन उसके लिए ये बहुत कीमती है। अब जीक को भी अपने बचपन की याद आती है, जब वो मिस्टर कसावर के साथ कैच कैच खेलता था। वो लोग एक ही चीज बार बार करते थे, जिसका कोई मतलब नहीं था, लेकिन जीक पूरी जिंदगी ऐसे ही कैच कैच खेलकर खुश रह सकता था। तभी ये दोनों अपने पीछे बाकी पुराने होल्डर्स को देखते हैं, जिनके नाम थे ग्रीशा, पोर्को, मार्शल, ईमिर, एरन क्रूगर और मिस्टर कसावर। बाहर जीन पीक को मरने से बचाता है। उसके हाथ कट गए तो वो कुछ देर तक ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकती। वो दोनों देखते हैं कि राइनर की भी वॉरहेमर टाइटंस ने बुरी हालत कर दी थी। एनी, मिकासा और कॉनी भी किसी तरह जिंदा बचे हुए थे, लेकिन अब उनकी मौत पक्की है। पर तभी बेर्थोल्ट का कोलोसल टाइटन बाकी टाइटंस को एनी से दूर कर देता है। इधर पोर्को और मार्शल के जॉ टाइटंस भी जीन और पीक को बचाते हैं, और ईमिर भी वॉरहेमर टाइटन को मार के राइनर को बचा लेती है। कॉनी को समझ नहीं आता कि कुछ टाइटंस अचानक उनकी मदद क्यों करने लगे, लेकिन मिकासा बिना कोई देर किए ओकापी टाइटन के पीछे लग जाती है। वो टाइटन फिर से भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसे एक हेडशॉट आकर लगता है, जो कि गाबी ने चलाया था, और फिर मिकासा उसका जबड़ा काट के उसमें से आर्मिन को बाहर निकाल लेती है। वो टाइटन आर्मिन को फिर से पकड़ने की कोशिश करता है, तो आर्मिन थंडर स्पीयर से उस टाइटन को मार देता है। कॉनी उसकी जीभ काटता है और एनी आर्मिन को कैच कर लेती है। ग्रीशा और एरन क्रूगर भी यहाँ आकर बाकी टाइटन्स को मारने लगते हैं, और कसावर का बीस्ट टाइटन भी हम देख पाते हैं, जो कि एक शीप था। इसके बाद जीक का शरीर भी एक स्पाइक से निकलकर बाहर आता है, और वो लिवाई की तरफ हाथ हिलाते हुए उसे बताता है कि मैं यहाँ पर हूँ, तुम मुझसे मिलना चाहते थे ना लिवाई। लिवाई जीक को देख शॉक हो जाता है। आर्मिन बताता है कि ये सब जीक की वजह से हुआ है। उसने उनके साथियों को पाथ्स में जगाया, क्योंकि वो सब कनेक्टेड हैं। जीक कसावर से कहता है कि उसे अब भी लगता है कि उनका यूथेनाइजेशन वाला प्लान अच्छा था, लेकिन अगर उसका पुनर्जन्म होता है तो वो फिर से कसावर के साथ कैच कैच खेलना चाहेगा, और उसे जन्म देने के लिए वो अपने फादर ग्रीशा को भी शुक्रिया बोलता है। इधर आर्मिन भी बेर्थोल्ट से कहता है कि उसने उसका सब छीन लिया, उसकी लाइफ, उसकी पावर और उसकी यादें भी, लेकिन इसीलिए वो जानता है कि बेर्थोल्ट खड़े खड़े तमाशा नहीं देखना चाहता। इसके बाद आर्मिन और जीक इन सब से मदद मांगते हैं कि वो इस लड़ाई में उनका साथ दे, और वो सब ऐसा ही करते हैं। खैर, जीक देखता है कि आज मौसम कितना अच्छा है, काश उसने ये सब पहले देखा होता, लेकिन इतने लोगों को मारने के बाद ये सब उसके नसीब में नहीं है। इतना कहकर वो आंखें बंद कर लेता है, और लिवाई बिजली की तेजी से उसकी गर्दन काट देता है। जीक के मरते ही रंबलिंग और सारे वॉल टाइटंस अपनी जगह पर रुक जाते हैं, लेकिन एरन आगे बढ़ता रहता है। राइनर अब जीन को एरन की गर्दन की तरफ फेंकता है, और बाकी टाइटंस उसका रास्ता साफ करते हैं। जीन उस ट्रिगर तक पहुंच जाता है। एरन को एक आखिरी बार सुइसाइडल ब्लॉकहेड बुलाकर जीन उस ट्रिगर को दबा देता है, जिससे एरन की गर्दन पर बड़ा धमाका होता है और फाउंडिंग टाइटन का सिर कट कर नीचे गिरने लगता है। लेकिन उसकी गर्दन से वही क्रीचर सेंटीपीड बाहर निकलता है और एरन से जुड़ने के लिए उसके सिर की तरफ जाने लगता है, लेकिन राइनर बीच में आकर उसे पकड़ लेता है। कॉनी सभी से फॉल्को पर चढ़ने को बोलता है, क्योंकि आर्मिन इस जगह को उड़ाने वाला है। जीन को राइनर की चिंता होती है, पर पीक उसे बताती है कि उसका आर्मर टाइटन इस धमाके को सहन कर लेगा, और वैसे भी राइनर तो कब से मरने को तैयार बैठा है। सभी यहाँ से चले जाते हैं, और आर्मिन उन सभी टाइटन्स का शुक्रिया करता है उसकी मदद करने के लिए, और फिर एरन को अलविदा कहकर आर्मिन कोलोसल टाइटन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जिससे एक परमाणु बम के जैसा धमाका होता है, जिसमें पूरा फाउंडिंग टाइटन तबाह हो जाता है और चारों तरफ धुआं फैल जाता है। ठीक इसी समय पैराडिस आइलैंड पर हिस्टोरिया अपने बच्चे को जन्म देती है। इधर फॉल्को सभी को फोर्ट सेल्वा पर ले आया था, और वो सोचने लगते हैं कि क्या एरन सच में मर गया। तभी मिकासा को
हेडेक होने लगता है और उसे याद आता है कि उसकी एरन से आखिरी मुलाकात उस मीटिंग रूम में हुई थी जहां एरन ने कहा था कि वो मिकासा से नफरत करता है। वो ये सोचकर दुखी हो जाती है कि एरन ने उससे आखिरी बात ये कही थी। गाबी अपने पेरेंट्स को देख उन्हें गले लगा लेती है। फॉल्को और पीक भी अपनी फैमिली से जाके मिलते हैं और कॉनी ये देख कहता है कि शायद उन्होंने रंबलिंग रोककर सही काम किया। राइनर की माँ एनी को बताती है कि उसी के फादर उन सबको यहाँ तक लाए हैं और एनी उन्हें ढूंढने चली जाती है। आर्मिन और राइनर दोनों को सही सलामत देख स्काउट्स खुश होते हैं, लेकिन वो सेंटीपीड अब भी जिंदा था और लोगों की तरफ आ रहा था। राइनर और आर्मिन उसे रोकने आगे बढ़ते हैं, लेकिन तभी उसके पीछे एक धमाका होता है और जीन बोलता है कि लगा ही था कि ये इतनी आसानी से नहीं मरेगा। ये एरन था जो कि इस बार प्रॉपर फाउंडिंग टाइटन में ट्रांसफॉर्म हुआ था और ये कोलोसल टाइटन जितना ही बड़ा था। गाबी कहती है कि अगर वो सेंटीपीड एरन के कांटेक्ट में आ गया तो शायद रंबलिंग फिर से शुरू हो सकती है, पर वो उसका कुछ बिगाड़ भी तो नहीं सकते, तो उन्हें एरन को ही मारना पड़ेगा। और मिकासा अपना सिर पकड़ के सोचने लगती है कि ये सब इस तरह ही क्यों हुआ। तभी वो सेंटीपीड अपने अंदर से किसी तरह की गैस निकालने लगता है। इधर मुलर ने एल्डियंस के साथ संधि कर ली थी। वो लोग एक दूसरे की मदद कर रहे थे और एनी भी अपने फादर के पास वापस आ जाती है। बाकी लोगों को समझ नहीं आता कि ये गैस आखिर क्या है, लेकिन कॉनी सोचता है कि कहीं ये गैस वैसी तो नहीं जैसी उसके गांव में छोड़ी गई थी और फिर सभी लोग प्योर टाइटन्स बन गए थे। ये सुनते ही लिवाई मिकासा और पीक को फॉल्को पर चढ़ने को कहता है। उन्हें यहाँ से निकलना होगा क्योंकि यहाँ के सभी लोग प्योर टाइटन्स बनने वाले हैं और एक्रमैन और टाइटन शिफ्टर्स पर इसका असर नहीं होगा। ये सुन पीक दुखी हो जाती है। जिन लोगों के लिए उन्होंने इतनी मेहनत की वो उन्हें वापस खोने वाले हैं। वो तीनों फॉल्को पर बैठकर यहाँ से उड़ जाते हैं। जीन और कॉनी भी नीचे रह गए थे। वो एक दूसरे के कंधे पर हाथ रख लेते हैं कि उन्हें अपने साथियों पर यकीन है, वो इस काम को अंजाम देंगे। वो दोनों अपनी एंट्रेंस सेरेमनी भी याद करते हैं जिस दिन उन्होंने स्काउट्स बनने का फैसला लिया था। इसके बाद ये सभी लोग प्योर टाइटन्स में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। एनी के फादर भी प्योर टाइटन बन गए थे और ये सब करीब से देखने पर मुलर भी डर जाता है, लेकिन ये टाइटन्स उस सेंटीपीड ने अपनी मदद के लिए बनाए थे। वो सब सेंटीपीड के साथ एरन की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन राइनर फिर भी उस सेंटीपीड को पकड़ लेता है। गाबी, जीन, कॉनी और अपनी माँ को प्योर टाइटन बना देख उसे बहुत दुख होता है। पीक और एनी भी राइनर की मदद को आ जाती हैं और सेंटीपीड को पकड़ के रखती हैं। दूसरी तरफ आर्मिन और एरन भी लड़ना शुरू कर देते हैं। लिवाई मिकासा से हिम्मत रखने को कहता है क्योंकि अब सिर्फ वही बचे हुए थे जो एरन को मार सकते हैं, लेकिन मिकासा ये सब और नहीं झेल सकती। वो वापस अपने घर जाना चाहती है जहां वो एरन के साथ रह सके। इसके बाद हम देखते हैं कि मिकासा सो रही है और एरन उसके पास आकर उसे जगाता है। वो लोग पहाड़ों में बसे एक घर के बाहर थे। एरन लकड़ियां काटने लगता है और मिकासा को लगता है कि जैसे उसने कोई बहुत लंबा सपना देखा है और उसकी आंखों में आंसू भी आ जाते हैं, ठीक जैसे पहले एपिसोड में एरन के साथ हुआ था। एरन मिकासा को याद दिलाता है कि वो दोनों सब कुछ छोड़कर यहाँ भाग आए थे। दोस्तों, ये सब सिर्फ मिकासा का एक सपना है, या तो आप इसे एक अल्टरनेट टाइमलाइन समझ सकते हैं कि अगर उस दिन मिकासा ने अपनी फीलिंग एरन को बता दी होती तो वो दोनों सब कुछ छोड़कर यहाँ जंगल में आ जाते और एरन की लाइफ में जो 4 साल बाकी हैं उसे वो शांति के साथ गुजारते। एरन कोई भी रंबलिंग नहीं करता, लेकिन मार्ली ने अब तक पैराडिस को खत्म कर दिया होगा और आर्मिन अब भी उन दोनों की तलाश में होगा। एरन अब मिकासा से एक प्रॉमिस लेता है कि जब वो मर जाए तो मिकासा उसे भुलाकर एक खुशहाल जिंदगी जिए और अपने स्कार्फ को भी फेंक दे। कहानी वापस प्रेजेंट में आ जाती है। आर्मिन और एरन के बीच घमासान युद्ध चल रहा था और मिकासा एरन से माफी मांगती है क्योंकि वो उसे कभी नहीं भुला सकती। फिर मिकासा फॉल्को और लिवाई से कहती है कि एरन का सिर उसके टाइटन के मुंह में है, तो वो सब वहां पहुंचने में उसकी मदद करें। फॉल्को अब इन्हें एरन के पास ले जाता है और लिवाई एरन के करीब पहुंचकर सीधा उसके मुंह में थंडर स्पीयर मारता है, जिससे उसके दांत में छेद हो जाता है और उसी छेद में से मिकासा टाइटन के मुंह के अंदर जाती है जहां एरन का सिर था। मिकासा मुस्कुराते हुए एरन की गर्दन काट देती है और एरन मरने से पहले आखिरी बार मिकासा को देखता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। मिकासा एरन से कहती है कि वो उससे फिर मिलेगी, शायद किसी और समय, किसी और दुनिया में। वो एरन के सिर को उठाकर उसे किस करती है और ईमिर पीछे खड़ी ये सब देख रही थी। दोस्तों, इसके बाद हम एरन और आर्मिन को पाथ्स में बातें करते देखते हैं।
जहां एरन आर्मिन को सब कुछ बताता है कि अटैक टाइटन फ्यूचर देख सकता है और उसने आर्मिन की पिटाई इसीलिए लगाई थी क्योंकि वो उसे और मिकासा को खुद से दूर करना चाहता था ताकि जब वो मरे तो उन्हें ज्यादा दुख ना हो। तो एरन का प्लान यही था कि उसके दोस्त उसे मार के रंबलिंग रोक दें, जिससे पूरी दुनिया की नजर में पैराडिस के लोग हीरो बन जाएं और सब उनकी रिस्पेक्ट करें, ठीक जैसे ग्रेट टाइटन वॉर के बाद हेलोस हीरो बन गया था और टाइबर फैमिली की पूरी दुनिया में रिस्पेक्ट की जाती थी। पर आर्मिन एरन के प्लान में शामिल होने से मना कर देता है। अब एरन आर्मिन को उस जगह ले जाने लगता है जहां जाने के सपने वो बचपन में देखा करते थे। सबसे पहले वो उसे एक ज्वालामुखी के पास ले जाता है जहां लावा नदी की तरह बह रहा था। एरन फिर आर्मिन को ईमिर के बारे में बताता है कि टाइटन पावर अभी तक जिंदा इसीलिए है क्योंकि ईमिर 2000 साल के बाद भी राजा फ्रिट्ज का आदेश मान रही है, जबकि राजा ने तो ईमिर को हमेशा टॉर्चर ही किया था। फिर भी ईमिर उसकी बात क्यों सुन रही है? जब एरन ने ईमिर को टच किया था तब उसे पता चला कि ईमिर असल में राजा फ्रिट्ज से प्यार करती थी, इसीलिए वो आज भी उसकी गुलाम बनी बैठी है और इंतजार कर रही है कि कोई आए और उसे इस टॉक्सिक लव से आजादी दिलाए। और आखिर में उसे वो इंसान मिल गया। वो कोई और नहीं बल्कि मिकासा है। मिकासा ही क्यों, ये तो एरन को ठीक से नहीं पता। वो ये भी नहीं जानता कि आखिर मिकासा क्या करने वाली है, लेकिन उसे पता है कि रंबलिंग, उनका आपस में लड़ना और उसके दोस्तों को मारना, ये सब इसीलिए होगा ताकि मिकासा ईमिर को आजाद कर सके। और यही सब एरन ने उस दिन देखा था जब उसने हिस्टोरिया के हाथ को किस किया था। एरन आगे कहता है कि उसका दिमाग खराब हो चुका है क्योंकि फाउंडिंग टाइटन की पावर की वजह से उसे पास्ट फ्यूचर सब एक साथ दिखाई देता है और काफी सारी चीजें एरन ने अपनी मर्जी से की हैं। जैसे उस दिन जब शिगानशिना की वॉल टूटी थी तब बेर्थोल्ट स्माइलिंग टाइटन के हाथों मारा जाता, लेकिन एरन ने उस टाइटन को खुद अपने घर की तरफ भेजा ताकि वो एरन की मदर को खा सके। जी हाँ दोस्तों, जिस हादसे की वजह से एरन के दिल में टाइटन्स के लिए इतनी नफरत भरी थी वो एरन ने खुद ही किया था। एरन कुछ और बताए इससे पहले आर्मिन उसे रोक लेता है और अब ये दोनों समुंदर के किनारे आ जाते हैं। आर्मिन एरन से पूछता है कि उसे क्या लगता है, मिकासा उसे भुलाकर किसी और के साथ खुशी की जिंदगी जी पाएगी? एरन बोलता है कि पता नहीं, जो सुनकर आर्मिन उसे जोरदार मुक्का मारता है। वो उसे काफी कुछ सुनाता है। एरन मिकासा की फीलिंग्स को इग्नोर कैसे कर सकता है? उसने ना जाने कितनी बार एरन के लिए अपनी जान जोखिम में डाली है, लेकिन मिकासा को तुम जैसे इंसान को भुला ही देना चाहिए और किसी अच्छे लड़के से शादी कर लेनी चाहिए। अब ये सुन एरन रोने लगता है और कहता है कि वो नहीं चाहता कि मिकासा कभी उसे भूले। वो चाहता है कि वो मरने के बाद भी उसे याद करती रहे। वो उसे किसी दूसरे लड़के के साथ भी नहीं देख सकता। ये सब एरन के मुंह से सुनकर आर्मिन या उसके फैंस को यकीन नहीं होता। एरन आर्मिन से कहता है कि वो ये सब मिकासा को ना बताए। वो चाहता है कि मिकासा खुश रहे, लेकिन वो मरना नहीं चाहता। वो मिकासा और अपने दोस्तों को छोड़कर जाना नहीं चाहता। ये सुन आर्मिन एरन से कहता है कि अब भी देर नहीं हुई है, वो कोई दूसरा रास्ता खोज लेंगे। लेकिन एरन कहता है कि कोई और रास्ता नहीं है। फिर समुद्र का पानी खून में बदल जाता है और आर्मिन देखता है कि उनके चारों तरफ लाशों के ढेर लगे हुए हैं। एरन कहता है कि उसने रंबलिंग से दुनिया भर के 80% लोगों को मार डाला है। जो सुन आर्मिन उसका कॉलर पकड़ लेता है। एरन कहता है कि वो पूरी दुनिया में जनसंहार करने निकलेगा और ये लोग उसे रोक देंगे, लेकिन तब तक 80% इंसानियत खत्म हो चुकी होगी। पैराडिस के बाहर के लोग भी पैराडिस जितनी टेक्नोलॉजी लेवल पर आ जाएंगे। फिर वो पैराडिस पर हमला करते भी हैं तो मुकाबला बराबर का होगा। आर्मिन बोलता है कि फिर ये सब करने का मतलब ही क्या रह जाएगा, वो अब भी ये सब रोक सकता है। पर एरन कहता है कि चाहे वो कुछ भी कर ले, परिणाम हमेशा यही होगा जैसा उसने अपनी फ्यूचर मेमोरीज में देखा है। सब कुछ पहले से ही तय है। आर्मिन अब रोते हुए एरन से कहता है कि रंबलिंग किसी चीज का सल्यूशन नहीं है। इससे लोगों को बुरा सबक ही मिलेगा कि मारो या तो मारे जाओ। एरन को अपने जन्म का दिन याद आता है जब ग्रीशा ने उसका नाम एरन रखा था और कहा था कि तुम आजाद हो। एरन बोलता है कि वो सब कुछ बराबर करना चाहता था। उसे लगा कि वो ये सब अपने दोस्तों को बचाने के लिए कर रहा है, लेकिन उसकी वजह से साशा और हांजी मारी गईं। इन्हें फ्लॉच से लड़ना पड़ा और ये सब इसीलिए हुआ क्योंकि मैं बेवकूफ हूँ जिसके हाथों में इतनी बड़ी पावर लग गई, और इसीलिए फिर ये सब हुआ। आर्मिन फिर ब्लड में हाथ डालकर कुछ निकालता है और कहता है कि गलती मेरी है, मैंने तुम्हें वो बाहरी दुनिया की बुक दिखाई थी, तुम्हारे मन में आजादी का ख्याल मैंने ही डाला था। आर्मिन ने यहाँ से एक सी शेल निकाला था जो कि उन्हें उस दिन समुद्र में से मिला था। आर्मिन एरन का शुक्रिया अदा करता है उसे वॉल्स के बाहर की दुनिया दिखाने के लिए, और अब एरन जो भी करेगा उसके लिए वो दोनों ही जिम्मेदार होंगे। और अगर नर्क होता है
तो वो दोनों साथ में अपने पापों की सजा वहाँ भुगतेंगे। 80% इंसानियत को खत्म करने की सजा उन दोनों को मिलेगी। इतना सब होने के बाद भी आर्मिन ने एरन से अपनी दोस्ती नहीं तोड़ी। इसके बाद दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं। एरन आर्मिन से कहता है कि अब वो उसकी ये वाली मेमोरीज मिटा रहा है। जब सब खत्म हो जाएगा तो आर्मिन को सब कुछ याद आ जाएगा और मैं नर्क में तुम्हारा इंतजार करूंगा। वो लोग हमेशा हमेशा साथ रहेंगे। इसके बाद आर्मिन वापस रियल वर्ल्ड में लौट आता है। तो दोस्तों, जब आर्मिन एनी के साथ शिप पर था तभी एरन ने आर्मिन को पाथ्स में बुलाकर ये सब बता दिया था, लेकिन उसकी मेमोरीज मिटा दी थी। लेकिन अब क्योंकि एरन मर चुका है तो उसे सारी बातें याद आ गईं जो कि उसने एरन से की थी। आर्मिन खुद को अपने टाइटन से बाहर पाता है। मिकासा एरन का सिर लेकर उसके पास आती है और अपने दोस्त को मरा देख आर्मिन जोर से रोने लगता है। वो मिकासा को बताता है कि एरन ने उसे पहले ही बता दिया था कि मिकासा जो भी करेगी उसके परिणाम से दुनिया भर से टाइटन पावर का नामो निशान मिट जाएगा। बाकी सब लोग जो प्योर टाइटन्स बने थे वो सब वापस इंसानी रूप में आ जाते हैं और एरन ने आर्मिन की तरह इन सब से भी कुछ न कुछ बात की थी जो कि इन्हें भुला दी गई थी। जीन और राइनर ये जान दुखी होते हैं। कॉनी को एरन ने बताया था कि उसकी मदर वापस इंसान बन जाएगी। उसने इन्हें एक लंबी और खुशहाल जिंदगी जीने को कहा था। पीक सोचती है कि काश एरन ने उससे भी बात की होती। एनी अपने फादर को गले लगाती है। उसने घर लौटने का अपना वादा पूरा कर दिया था। लिवाई एक पत्थर के सहारे बैठा होता है और उसे अपने सर्वे कॉर्प्स के शहीद साथियों की स्पिरिट्स नजर आती है। वो सब उसे सैल्यूट करते हैं और लिवाई भी उन्हें सैल्यूट करता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। जीन और कॉनी को भी साशा की आत्मा नजर आती है जिसे देखकर वो दोनों रोने लगते हैं। फॉल को भागकर गाबी को गले लगाने जाता है लेकिन वो उसे सुप्लेक्स मार देती है। राइनर अपनी मदर के पास जाकर उनसे कहता है कि अब वो आर्मर टाइटन नहीं रहा। उसकी माँ ये सुनकर बहुत खुश होती है और कहती है कि उसे बस अपना बेटा वापस चाहिए, जो सुनकर राइनर की आंखों से भी आंसू आ जाते हैं। मिकासा अब आर्मिन से कहती है कि वो जा रही है। ये लोग एरन को ठीक से दफनाने भी नहीं देंगे। मिकासा एरन को उसी पेड़ के पास ले जाएगी जिसके नीचे बचपन में वो सो जाया करता था। इसके बाद मिकासा यहाँ से जाने लगती है। इधर मुलर और उसके सोल्जर्स फिर से एल्डियंस पर बंदूक तान देते हैं क्योंकि उन्हें प्योर टाइटन में बदलता देख उसकी फट गई थी। एनी के फादर उसे समझाते हैं कि वो लोग भी अब आम इंसान हैं और उनकी टाइटन पावर्स हमेशा के लिए जा चुकी हैं। लेकिन मुलर को सबूत चाहिए था। आर्मिन आगे आकर कहता है कि अगर उनके पास टाइटन पावर होती तो उन्होंने अपने बचाव में अब तक उसे यूज कर लिया होता। यही इस बात का सबसे बड़ा प्रूफ है। मुलर के पूछने पर आर्मिन बताता है कि मेरा नाम आर्मिन है और मैंने ही अटैक टाइटन एरन येगर को मारा है। मिकासा को जाते हुए ईमिर मिलती है जो कि अब अपने बच्चे वाले रूप में नहीं थी। मिकासा समझ जाती है कि वो ईमिर थी जो उसके दिमाग में झांकती रहती थी। मिकासा उसे कहती है कि उसका प्यार किसी लंबे नाइटमेयर जैसा था, जो हो गया अब उसे बदला नहीं जा सकता। लेकिन मिकासा आज इस दुनिया में ईमिर की वजह से ही है। अब ईमिर भी सोचती है कि अगर उसने उस दिन राजा फ्रिट्स को मर जाने दिया होता तो उसकी जिंदगी क्या हो सकती थी। पर मिकासा ने हिम्मत दिखाकर अपने ही प्यार को मार डाला और यही देखकर ईमिर भी राजा फ्रिट्स की गुलामी से खुद को आजाद कर लेती है और उसकी आत्मा को मुक्ति मिल जाती है। और दोस्तों, क्योंकि अब ईमिर ही नहीं है इसीलिए टाइटन पावर भी दुनिया से खत्म हो गई है। यानी कि राइनर और बाकी शिफ्टर्स 13 साल नहीं बल्कि पूरी जिंदगी जिएंगे और जो भी प्योर टाइटन्स बचे थे जैसे कॉनी की माँ वो भी वापस इंसान बन गई होगी। सभी वॉल टाइटन्स भी धूल बनकर उड़ जाते हैं। इसके बाद हम हिस्टोरिया की बेटी को देखते हैं। आज उसका जन्मदिन था और उस कयामत के दिन को 3 साल बीत चुके हैं जिसे लोग द बैटल ऑफ हेवन एंड अर्थ कहते हैं। लोग अब भी उससे उबर नहीं पाए हैं। पैराडिस को डर है कि बाकी दुनिया अब भी उन पे हमला कर सकती है, इसीलिए उन्होंने अपनी एक मिलिट्री बना ली जिसे येगारिस्ट लीड करते हैं ताकि अगर कभी युद्ध हो तो वो तैयार रहें, चाहे टाइटन्स चले गए हों। लेकिन इंसानी झगड़े कहीं नहीं जाने वाले। एरन ने फ्यूचर के बारे में हिस्टोरिया को भी बताया था, लेकिन इस फ्यूचर के बारे में तो उसने भी नहीं सोचा होगा। उन्हें तब तक लड़ना होगा जब तक लड़ने की जरूरत ना पड़े। एरन ने उनके लिए ऐसी लाइफ छोड़ जाने का तो बिल्कुल नहीं सोचा होगा। ये सब हिस्टोरिया ने लेटर्स में लिखा था जो कि आर्मिन और बाकी सब पढ़ रहे थे। राइनर हिस्टोरिया की राइटिंग की तारीफ करता है और उसे सूंघता भी है। जीन उसे याद दिलाता है कि हिस्टोरिया शादीशुदा है तो उसके सपने देखना छोड़ दे। ये लोग पैराडिस जा रहे थे और इन्हें नहीं पता कि वहाँ के लोग इनका कैसे स्वागत करेंगे, क्योंकि बाकी दुनिया के लिए भले ही ये हीरो बन चुके हैं लेकिन पैराडिस के लिए तो ये देशद्रोही हैं जिन्होंने उनके हीरो एरन को मारा था और अब वो बाकी मित्र देशों की तरफ से शांति दूत बनकर वहां जा रहे थे। इन्हें तो ये भी डर था कि इनकी शिप पहुंचने से पहले ही डूब जाएगी,
लेकिन आर्मिन कहता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा। पैराडिस के लोग भी इनकी कहानी जानना चाहते होंगे कि जो लोग एक टाइम पर एक दूसरे की जान के दुश्मन थे वो साथ आकर शांति दूत कैसे बन गए। हम देखते हैं कि लिवाई येलेना और ओन्याकापोन के साथ था और बच्चों में कैंडी बांट रहा था। पास में ही गाबी और फॉल्को पेड़ लगा रहे थे। मिकासा पहले से ही पैराडिस पर थी और उसने एरन के सिर को शिगानशिना में उसी पेड़ के नीचे दफनाया था। वो एरन से कहती है कि उसके बाकी सब दोस्त भी जल्द ही उससे मिलने आने वाले हैं। अब बचपन को याद कर मिकासा रोने लगती है और कहती है कि वो फिर से एरन को देखना चाहती है। तभी एक बर्ड आकर मिकासा का स्कार्फ ठीक कर देती है जैसे एरन किया करता था, जिससे मिकासा को थोड़ी हिम्मत मिलती है। वो एरन को थैंक यू बोलती है उसे ये स्कार्फ देने के लिए। और हाँ, ये एरन का कोई पुनर्जन्म नहीं था, ये बस एक बर्ड है। एओटी के हर एपिसोड में आपको बर्ड्स देखने को मिल जाएंगे। खैर, जिस पेड़ के साथ ये कहानी शुरू हुई थी उसी पेड़ पर ये कहानी एंड हो जाती है। कुछ देर में एरन के बाकी सभी दोस्त भी यहाँ उससे मिलने आते हैं। समय का पहिया चलता रहता है, कई मौसम बदल जाते हैं और मिकासा फिर अपने पति जीन और बच्चे के साथ यहाँ आती है। कुछ समय बाद वो अपने पोतों के साथ यहाँ आते हैं और आखिर में मिकासा भी बूढ़ी होकर मर जाती है। अब कई लोग ये मानने को तैयार नहीं हैं कि मिकासा ने जीन से शादी कर ली, लेकिन मिकासा की डेथ के समय हम उसकी उंगली पर वेडिंग रिंग साफ देख सकते हैं। और मिकासा के अलावा और कोई लड़की अपने पति को लेकर यहाँ क्यों आएगी? बाकी आप अपने हिसाब से भी मान सकते हैं कि मिकासा आर्मिन के साथ आई होगी और उसने कभी शादी नहीं की। खैर, मिकासा को भी एरन के बगल में ही दफनाया जाता है और मरने के साथ भी मिकासा ने एरन का स्कार्फ नहीं छोड़ा था, यानी वो कभी एरन को नहीं भुला पाई। इसके बाद समय और भी तेजी से बीतता है। हमारे सारे कैरेक्टर्स बूढ़े होकर मर जाते हैं। पैराडिस आइलैंड तरक्की करने लगता है। यहाँ ऊंची ऊंची इमारतें बन जाती हैं। कई सैकड़ों सालों बाद पैराडिस की किसी देश से जंग छिड़ जाती है। वो उस देश पर मिसाइल छोड़ते हैं और जिससे पैराडिस आइलैंड पर न्यूक्लियर बम से हमला होता है और सब कुछ खत्म हो जाता है। इसके काफी साल बाद हम एक बच्चे को देखते हैं जो कि तबाह हुए पैराडिस में अपने डॉग के साथ घूम रहा था। इस बच्चे को एक पेड़ दिखाई देता है जो कि खोखला था। शायद इसी के नीचे एरन को दफनाया गया था। वो बच्चा उस पेड़ के अंदर जाने लगता है और ये मास्टरपीस एनिमे अटैक ऑन टाइटन यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, एंडिंग की बात करें तो मुझे ये एंडिंग ना तो बुरी लगी ना अच्छी। मैं बस दुखी हूँ कि ये शो खत्म हो चुका है और अपने पीछे एक खालीपन छोड़ गया है। एरन ने ये सब अपने दोस्तों को एक लंबी जिंदगी देने के लिए किया था, जो कि उन्होंने जी भी। हजारों सालों तक पैराडिस पर शांति बनी रही, लेकिन आखिर में पैराडिस फिर वॉर के चंगुल में फंस गया, क्योंकि जब तक इंसान है युद्ध होते रहेंगे। जैसा कि एरविन ने एक बार कहा था कि इंसान लड़ना तब तक बंद नहीं करेगा जब तक केवल एक इंसान ही बाकी नहीं रह जाता। ईसायामा शो की एंडिंग रियलिस्टिक रखना चाहते थे और वही उन्होंने किया है। बाकी ये बच्चा कौन से पेड़ में जाने वाला है, इसमें भी टाइटन पावर है या नहीं, इसके बारे में हमें ज्यादा नहीं सोचना, क्योंकि इसका कोई सीक्वल नहीं आने वाला। तो दोस्तों, इसी के साथ इस जर्नी का अंत होता है। मुझे अटैक ऑन टाइटन इतना अच्छा लगा था कि मुझे इसके बारे में बात करनी थी और सिर्फ इसीलिए मैंने ये एनिमे चैनल खोला था। तो अगर एओटी नहीं होता तो आज मैं भी आप सबके सामने ये कहानी नहीं सुना रहा होता। और आज इस कहानी के खत्म होते होते हमसे 4 लाख लोग जुड़ चुके हैं। तो मैं अटैक ऑन टाइटन और आप सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया करना चाहता हूँ इस जर्नी का एक पार्ट बनने के लिए। लेकिन अभी तो हमें बहुत आगे जाना है और आपको बहुत सारी कहानियां सुनानी है। वी विल कीप मूविंग फॉरवर्ड। तो दोस्तों, मैं फिर मिलूंगा आपसे किसी नई कहानी के साथ। शुक्रिया।